गुड मॉर्निंग आप सबको। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने क्वेश्चन थोड़ा टफ क्या किया, आप लोग के तो कमेंट ही गायब हो गए, मतलब आंसर ही गायब हो गए। इसके पिछले वाले वीडियो में इतना ज़्यादा आंसर आया था और इस वाले वीडियो में इतना आंसर कम हो गया। मतलब क्वेश्चन टफ नहीं कर सकते आप लोग, थोड़े से में मैदान छोड़ के भाग जाते हो, ये तो गलत बात है ना। आंसर कम ही लिखो, लेकिन लिखो तो सही। लिखना ही बंद कर देते हो। चलो ठीक है, आज का क्वेश्चन थोड़ा सरल है, ठीक है। आगे से आंसर जरूर लिखिएगा, आंसर लिखना मत बंद करिए। बंद करेंगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। देखिए, इंसान वो है, इंसान और जानवर में फ़र्क क्या होता है जानते हो? जानवर हमेशा आराम ढूंढता है, इंसान हमेशा काम ढूंढता है। इंसान हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचता है, वो सोचता है कितना भी काम करके किसी न किसी तरीके से अपनी स्थिति बदलूं, अपने जगह को बदलूं, जिस जगह पे हूँ उससे आगे बढ़ जाऊं। इंसान हमेशा अपनी तरक्की सोचता है, जानवर हमेशा केवल खाने के लिए सोचता है कि किसी तरह मेरा पेट भर जाए, मैं सो जाऊं, फिर उठूँ तो फिर पेट भर जाए, फिर सो जाऊं, फिर उठूँ तो फिर पेट भर जाए, फिर सो जाऊं। यही करने के लिए जानवर पैदा होता है। 10 से 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जो भी उसकी उम्र होती है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीकर वो सो जाता है, मतलब एकदम से सो जाता है। लेकिन इंसान इंसान जब से जन्म लेता है, थोड़ा सा जब से समझदार होता है, जब से माँ बाप को लगने लगता है कि समझदार हो गया है, तभी से उसको सिखाया जाता है कि समाज में बहुत प्रतियोगिता है। अगर चाहते हो कि दुनिया आपके सामने सर झुकाए, चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, चाहते हो कि लोग आपके सामने झुक जाएं, अगर आप जिधर से निकलो आपके लिए आदर से सर झुकाएं, उसके लिए आपके अंदर बहुत ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए लोग जिसकी इज्जत कर सकें। और क्वालिटी होने के लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप आलसी बन रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं आ रही है। आलसी बनने के लिए इंसान थोड़ी बनाया गया, भगवान ने आपको इंसान इसलिए थोड़ी बनाया है कि आप आलसी बन के सोते रहो। वैसे भी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोकर ही गुजार दोगे, 6 से 8 घंटा जो सोते हो। बाकी जो बचा घंटा है उसका उपयोग करो ना मेरे भाई, ठीक है। आंसर कम ही लिखो, जितनी जानकारी उतना ही लिखो, लेकिन आंसर लिखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं सब छोड़ के बैठ जाओ। आगे से ध्यान रखना, आंसर लिखो। जब तक नहीं लिखोगे दिमाग खुलेगा नहीं, और दिमाग खुलेगा नहीं तो सोचोगे कैसे? नहीं सोचोगे, समाज में पीछे रह जाओगे। आगे बढ़ना है ना, तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, चाहते हो कि सब आपके सामने सर झुकाएं, चाहते हो कि आप सबसे श्रेष्ठ बनो ना। अगर इतना सब कुछ चाहते हो तो मेहनत करने से पीछे क्यों हट रहे हो? ठीक है, आंसर जरूर लिखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते हैं और कमेंट चेक करते हैं। हालांकि आज आंसर कम आए हैं, लेकिन जो भी आए बेस्ट आए हैं, तो उनको चेक करते हैं। और आगे से आप लोग भी अपना आंसर जरूर लिखिएगा। मुझे किसी न किसी को सम्मानित करना है ना, ऐसे ही सम्मानित करूंगा जब तक आप लिखोगे नहीं अच्छे से। चलिए क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि संविधान के 3 अनुच्छेदों में पर्यावरण और शिक्षा के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन अगर पिछला वीडियो देखोगे तो बताया गया था कि 3 अनुच्छेदों में पर्यावरण और शिक्षा के बारे में बात की गई है। आपको ये बताना है तीनों अनुच्छेद कौन से थे, और ये मैंने पूछा था कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके बारे में आपको बताना है, और क्यों पावरफुल है ये मैंने बताया पूछा था। इसका आंसर मैं बताता हूँ और जो आंसर आया है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसका आंसर ये है, जो लोग नहीं लिख पाए हो ध्यान से सुनो। आगे से आपको आंसर कैसे करना है उसको सोचा करो, क्या हम कुछ तो लिख सकते हैं, कुछ तो लिख सकते हो ना। ऐसा भी नहीं एकदम से कलम नहीं चलेगी, ऐसा ही बात तो नहीं है। इतने भी आप अनपढ़ नहीं हो कि एक भी कलम नहीं चलेगी, एक भी शब्द नहीं लिख पाओगे, इतना भी खराब स्थिति नहीं है आपकी। एक शब्द तो लिख ही सकते हो, कुछ तो शब्द लिख ही सकते हो। देखो, संविधान के 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं जहाँ पर पर्यावरण और शिक्षा की बात की गई है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा की बात की गई है। शिक्षा की बात की, शिक्षा तो बच्चों को देना ही पड़ेगा। इसे कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था ना, तब अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया और शिक्षा की बात की गई। शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। कहाँ रखा गया? मूल अधिकार में रखा गया। दूसरा आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा है और अनुच्छेद 21 में पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण है। तो ये दोनों कहाँ हैं? मूल अधिकार में है। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिसको छीना ही नहीं जा सकता, और छीना ही नहीं जा सकता इसका मतलब बहुत मजबूत अधिकार है। इससे अगर कोई छीन रहा है तो आप न्यायालय से लागू करवा लोगे। अतः सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यही है। तो 3 जगह कहाँ वर्णन था, दूसरा चेक करते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर एक तो ये हो गया कि मूल अधिकार में 2 जगह पर दिया गया था, और दूसरा अगर पर्यावरण की बात करें तो वो है नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में कहाँ है? अगर नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे ना, तो वो अनुच्छेद 45 में है। और अगर नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण की बात करेंगे तो अनुच्छेद 48 के ए में है, एक स्वच्छ पर्यावरण की बात की गई है,
ठीक है। अनुच्छेद 48A में और अनुच्छेद 45 में है शिक्षा और क्या पर्यावरण, ये है। और एक है मूल कर्तव्य, वहाँ चलते हैं। और अगर मूल कर्तव्य की बात करें ना तो अनुच्छेद, ये जो मूल कर्तव्य है 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं ना, तो पहली बात तो अनुच्छेद 51 के ए के जी में, जी से ग्रीन होता है, ग्रीन में से हरा, हरा में पर्यावरण हरा होता है, पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 51A के में, जिसे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा अपने बच्चों को पढ़ने का अवसर दें। तो ये 51A के जी और के में इसकी बात की गई है, पर्यावरण और शिक्षा की बात की गई है। तो देखा जाए तो पर्यावरण और शिक्षा का 3 जगह अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है और वो मैंने आपको बता दिया। और ध्यान रखना, जो पहला था वो मूल अधिकार था। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता, अगर छीना जा रहा है तो उन्हें न्यायालय से लागू करवाया जा सकता है। जो दूसरा आपने देखा वो नीति निषेधक तत्व था। नीति निषेधक तत्व जो है वो राज्य की इच्छा पर होते हैं, राज्य की इच्छा पर होते हैं, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, सिंपल बात है, वो उसे लागू नहीं करवा सकते। तीसरा ये राज्य, ये जो तीसरा आप पढ़े हो रहे हो ये अभी वाला, ये मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य भी नागरिकों की इच्छा है, चाहे तो करे चाहे ना करे, तो इसे भी लागू नहीं करवा सकते। लेकिन जो पहला पढ़े थे आप मूल अधिकार, वो तो लागू करवाना ही पड़ेगा, मना नहीं किया जा सकता। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, एक 21 और एक 21A। देखेंगे कितना अच्छा आंसर आया है। आप लोगों ने जो भी आंसर लिखा है, देखते हैं कितना बेस्ट आंसर आया है आज। एक दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में ही गिर गई थी, क्यों गिर गई थी, ये मैंने पूछा था आपको, आपसे याद होगा आपको। तो मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी 13 दिन के अंदर, तो उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। क्या नाम था उनका, शंकर दयाल शर्मा। और उस समय जब 1996 की बात है, 1996 में जब आम चुनाव हुए ना 1996 में, तो कोई पार्टी बहुमत में नहीं आई। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी, देखो बहुमत का मतलब ये होता है कि आधे से एक अधिक सीट जिसको मिल जाए उसकी सरकार बन जाएगी। तो आधे से अधिक होता है 273 सीट, 273 का जादुई आंकड़ा जो भी प्राप्त कर लेता है उसकी सरकार बन जाती है। पूरा चुनाव हुआ तो किसी के पास बहुमत की सीट नहीं आई, अलग अलग पार्टियों के पास अलग अलग सीट आई, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट आई थी बीजेपी के पास। उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, नेता थे, जो मेन नेता थे जो वो थे अटल बिहारी। तो हम बताते हैं कितनी कितनी सीटें आई थी, 1 मिनट। ये देखिए 1996 के चुनाव के नतीजे हैं। बीजेपी को 161 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 140 सीटें मिली थी, जनता दल को 46 सीटें मिली थी, सीपीएम है कम्युनिस्ट पार्टी, ये 32 सीटें पाई थी, सीपीआई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये भी 12 सीटें, समाजवादी पार्टी उस समय 17 सीटें पाई थी। ऐसे बहुत सारी सीटें थी। तो देखा जाए तो 161 सीटें मिली हैं किसको, बीजेपी को। नियम ये है, नियम क्या है कि अगर कोई पार्टी बहुमत में नहीं है, तो पार्टी में अगर बहुमत नहीं है तो सबसे बड़े दल जो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हो, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उसको बोल दे कि आप सरकार बना लो, लेकिन बहुमत आकर सिद्ध कर देना। तो अटल बिहारी वाजपेयी को जब राष्ट्रपति ने कहा कि आप सरकार बना लो, अगर लेकिन बहुमत सिद्ध कर देना, तो अटल बिहारी बोले ठीक है, आप हमें प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए, हमें टाइम दे दीजिए, हम आकर बहुमत सिद्ध कर देंगे। तो राष्ट्रपति ने इनको 14 दिन, 2 हफ्ते का टाइम दिया कि हम आपको 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, 2 हफ्ते के अंदर सदन में आकर अपना बहुमत सिद्ध कर देना। अगर आप सिद्ध कर दोगे तो आप प्रधानमंत्री आगे बने रहोगे, नहीं सिद्ध कर पाओगे तो आपको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो अटल बिहारी मान गए। अब 2 हफ्ते का टाइम मिला था, ये सभी पार्टियों से इनसे सबसे बात कर रहे हैं, भाई कितना पहुंचाना है, 272 पहुंचाना है, 272 73 पहुंचा लें, सरकार बन जाएगी। 161 थे बस, लेकिन देखा जाए तो 100 से ज़्यादा सीटें कम थी इनके पास। तो क्या करें, किसी से पूछते थे तैयार ही नहीं होता था। तो ये अंदाज़ा लगा के चलो कोई किसी न किसी को मिला लेंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना लेंगे। राष्ट्रपति से बात कर ली, राष्ट्रपति बोला ठीक है, मैं आपको 14 दिन का टाइम, मतलब कि 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ, आकर सिद्ध कर देना। दूसरा हफ्ता बीतने वाला था, 13वां दिन था। 13वें दिन सदन में हंगामा हो गया, वाजपेयी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हंगामा होने लगा तो वाजपेयी को लगा कि दरअसल कोई उनके साथ खड़ा ही नहीं हो रहा था, अगर कोई सपोर्ट कर देता तो सरकार बन जाती, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वाजपेयी ने भरे सदन में बोला कि आज भले हमारे पास सीटें कम हैं, लेकिन एक दिन हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। उन्होंने खुले सदन में चिल्ला कर कहा कि मैं जा रहा हूँ इस्तीफा देने। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने बहादुरी से अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि हम अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि हमारा कोई सहमत मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो और जाकर वो दे देते हैं। और वो पहली बार था जब विधानसभा लोकसभा का जो ये भाषण था लाइव किया गया था, पूरा देश देख रहा था कि अटल बिहारी कितने भावुक हो गए हैं, और इसी का फ़ायदा उन्हें अगले चुनाव में मिलता है और वो देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, मतलब आगे जब बनते हैं 5 साल के लिए। तो ये हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन और था, उसको देख लेते हैं। हमने आपसे एक रोग के बारे में चर्चा किया था कि इसमें आरबीसी का जीवन काल घट जाता है, हीमोग्लोबिन घट जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। कौन सा रोग है? तो उस रोग को भी कई लोगों ने सही आंसर दिया, थैलेसेमिया रोग है। आप लोग टाइम से आंसर दे दिया करो। बहुत अभी जैसे इस समय जो वीडियो बन रहा है, इसके बाद अगर कोई कमेंट आएगा नहीं ले पाएंगे, कोई आंसर आएगा नहीं ले पाएंगे ना, तो आप कोशिश किया करो 4 बजे के आसपास तक, उसके पहले तक आंसर दे दिया करो। तो ये का जो थैलेसेमिया रोग है, एक अनुवांशिक रोग है, किसी चीज़ से नहीं होता, अनुवांशिक रोग है। आरबीसी का जीवन काल जो 120 दिन सामान्यतः होता है, घट के 20 दिन के आसपास रह जाता है। रक्त निर्माण बहुत कम होता है शरीर में, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और उसकी हीमोग्लोबिन की संरचना बदल जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन का प्रवाह भी कम हो जाता है, और रोगी को लगभग 2 से 3 सप्ताह के बीच में खून चढ़वाना पड़ता है अलग से, नहीं तो मर जाएगा इंसान। ठीक है। और 8 मई को जानते हो थैलेसेमिया दिवस मनाया जाता है। उपचार क्या है? इसका उपचार ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, समझते हो ना, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करवा के इसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये अनुवांशिक रोग है। तो इसका आंसर ये होगा। तो हम आप कमेंट चेक कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्वेश्चन दे देते हैं आपको। चलिए, सबसे पहला आंसर वंदना जी का लेते हैं, देखते हैं कि कितना सही लिखा है इन्होंने। शिक्षा का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21A और 45 और 51A के में है। पर्यावरण का वर्णन 25 में नहीं 21 में ही है। जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल किया गया है, और 48 के ए में है और 51 के जी में है। ठीक है। तो ये 2 अनुच्छेद था, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और इन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 21 और 25, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान विशेष संरक्षण प्रावधान करता है। 45 और 48 अपनी राज्य की इच्छा पर होता है, ये बताए थे अभी, जो कि बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद 51 का ए का जी और एक के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तो चाहे तो करे चाहे ना करे, तो यहाँ भी बाध्यकारी नहीं है। तो वही पहला ज़्यादा पावरफुल था, तो वो भी उन्होंने कहा जिससे संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, तो वही ज़्यादा पावरफुल है। तो आंसर पहला सही है। वही अनुच्छेद 25 में प्रॉब्लम हो सकती है इनको। दूसरे का आंसर देखते हैं। अटल बिहारी वाला 1996 में लोकसभा चुनाव भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर 161 सीट के साथ गठबंधन सरकार का दावा किया, लेकिन बहुमत सिद्ध न करने के बाद 13 दिन के अंदर ये गिर गई। तो यही चीज़ मैंने भी अभी आपको बता दी, ये आंसर बेस्ट है, माना जा सकता है। तीसरे का आंसर उन्होंने थैलेसेमिया नामक बीमारी दिया, जो कि एक अनुवांशिक बीमारी है। बीमारी बच्चों में ज़्यादा होती है, इसमें 3 से 4 मतलब 3% लोग लगभग ग्रसित हैं, तो सही है। तो ये बीमारी के बारे में जो उन्होंने दिया है बेस्ट है आंसर। तीनों आंसर सही है, बस अनुच्छेद 25 से थोड़ी प्रॉब्लम है। अगला देखते हैं ईश्वर चंद्र का। मेरे समझ नहीं आता है अनुच्छेद 25 बार बार क्यों लिखा जा रहा है। अनुच्छेद 25 में है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, किसी भी धर्म के आचरण की स्वतंत्रता होगी, तो वहाँ पर्यावरण की तो बात ही नहीं आई थी, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं इसको। ठीक है। और 48 ए में है सही, 51 एक ज में है सही है, और अनुच्छेद 25 इस अनुच्छेद के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण स्वतंत्र धर्म को अबाध रूप से मान्य। धर्म कहाँ पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा, कहाँ किस अनुच्छेद में प्रावधान है, और शिक्षा के लिए, शिक्षा और पर्यावरण पूछे, धर्म कहाँ से आ गया। तो ये आंसर पूरी तरह सही नहीं है। ध्यान से आप सोचा करें ना, क्या आंसर पूछा जा रहा है वही लिखे ना। अगर जैसे कि अभी मान लो यहाँ गलत लिख रहे हो, कहीं और इसके बारे में गलत सोच के लिख दोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा ना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखा करें इस बात को। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, 21A है मेरे भाई, 21 नहीं, 21 में तो क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। पहले का आंसर आपका बहुत बेस्ट नहीं माना जाएगा। दूसरे का भी हमें आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 1999 की बात नहीं है, 1996 की बात है ये। ठीक है। वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिरी थी, सही है। एक 13 महीने में गिरी थी शायद, वो वाला तो नहीं आप लिख दिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा 161 सीटें थी उनके पास। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही नहीं है। ठीक है। सुधार तो होगा ना, अगर आपने गलत लिखा है फिर भी अगर आपको सही आंसर मिल रहा है याद तो हो जाएगा ना, कम से कम यही सोच के याद कर डालिए, कम से कम आगे तो याद रहेगा। तीसरे का आंसर जो आपने लिखा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, एनीमिया रोग हो सकता है। नहीं, एनीमिया नहीं है। मैंने पूछा कि उसमें आरबीसी का जीवन काल ही कम हो जाता था, एनीमिया नहीं है। ठीक है। तो ये आंसर आपका नहीं सही है। ईश्वर चंद्र जी, आज का आपका आंसर बहुत बेस्ट नहीं माना जा सकता। आगे से सुधार करें और बेस्ट लिखने की कोशिश करें। सुधार करेंगे तभी सुधार होगा, और अच्छा लिखें। ठीक है। सुधार करने के लिए बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि ना लिखने के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है। आगे से ध्यान रखिएगा। मुस्कान जी, जो मैंने आंसर बताया है पहले का, उसका आंसर अपने से मैच कराइए। पूरी तरह से आपका आंसर सही नहीं है, अगर सही होता तो मैं ज़रूर सही कर देता। कुछ सही है और सुधारा जा सकता है इस आंसर को।
दूसरे का आंसर जो आपने लिखा है कि इन्होंने गठबंधन नहीं सिद्ध कर पाए, तो सही है, ये बात सही है। 1996 की बात है, 13 दिन सरकार चली थी, थोड़ा और बेहतर बताती तो और बेस्ट हो सकता था, फिर भी सही है ये। अगले का आंसर जो आपने लिखा है थैलेसीमिया रोग है, तो ये बेस्ट है, ये सही है। 120 दिन जो होता है तो वो कम हो जाता है। और इन्होंने क्या लिखा है लास्ट में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा है देखिए, सॉरी सर आंसर सही लिखी हूँ कि नहीं, क्योंकि बैलेंस नहीं है, वाईफाई लेकर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने सही लिखा है। जो सही नहीं लिखा है उसको भी बता दिया मैंने। ठीक है, बहुत कोशिश की आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका जी ने क्या लिखा है, शिक्षा का अधिकार 21 के नहीं 21 ए है, और 45 में है जो कि मौलिक निश्चित तत्व में है, और 51 ए के में। ये सही है, यहाँ ए हो जाए तो ये भी सही था। और आर्टिकल 21, अच्छा यहाँ लिखा आपने आर्टिकल 21 में है। और 25 सबसे ज़्यादा अच्छा, और इसके द्वारा संविधान संशोधन। 1 मिनट, दीपिका जी आपने जो आंसर लिखा है आप मिलवाइएगा, जो मैंने आंसर बताया उससे मैच कराइए। बहुत सही नहीं लग रहा है, अनुच्छेद 25 कहाँ से आपने डाला मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाकी चीज़ें सही दिख रही हैं, और थोड़ा सा मिलाइएगा और सुधार करिए ताकि आगे से और बेस्ट आंसर आप बना सको। और आंसर दूसरे का जो आपने लिखा है कि 16 मई 1996 पहली बार पीएम जब ये बनाए गए तो 4 दशक तक विपक्ष में रहेंगे, ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही। 13 दिन इनकी सरकार थी और ये इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाए थे, ये बात पता चल रही है। लेकिन बहुत बेस्ट आंसर दूसरा भी नहीं माना जाएगा आपका, सुधार करिए और सुधार करिए। अभी बहुत सारे वीडियो, अभी 3 वीडियो है, इसके बाद 3 वीडियो पढ़ेंगे। सुधार करते रहेंगे तो उधर से अच्छे नंबर आएंगे, तो कमेंट खिंच जाएंगे, रैंक बन जाएगी आपकी। जितने लोग हैं सबकी बात कर रहा हूँ। सुधार करिए, अभी 2 इसके बाद 3 वीडियो पढ़ेंगे, सुधार करेंगे तो रैंक अच्छी बन सकती है। तीसरा क्वेश्चन था कि थैलेसीमिया है कि, ये तो सही है, थैलेसीमिया नामक बीमारी है जो कि अनुवांशिक बीमारी है। तीसरा आंसर बेस्ट है आपका। और पहला और दूसरे आंसर बहुत बेस्ट नहीं है, थोड़ा और सुधार करके अच्छे से लिखिए, पूरा पता करके लिखिए, पता करेंगे ना नॉलेज होगा। अगला आंसर देखते हैं। विशाल जी का जो आंसर आता है बेस्ट आता है, थोड़ा इनका मैच कराते हैं कि शिक्षा का अधिकार जो है कि इन्होंने बताया 21 ए में है, 45 में है और 51 ए के में है। और जो कि पर्यावरण वाला है, संरक्षण का अधिकार है, वो 21 का स्मॉल ए बोल सकते हैं, जो 21 में कई पार्ट में है, जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत है। और 48 के ए में है और 51 ए के जी में है, ये दोनों सही हैं। और इन्होंने कहा कि सबसे पावरफुल 21 का ये और 21 का जो स्मॉल ए है जिसमें कई खंड बनाए गए थे, ये है क्योंकि ये मूल अधिकार है और इनको छीना नहीं जाता, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो इनका आंसर बेस्ट माना जा सकता है। वंदना जी का ये यही आंसर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, जो उन्होंने अनुच्छेद 25 लिख दिया है, वहीं से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो विशाल यादव का जो आंसर आया है ये बेस्ट लग रहा है उनकी तुलना में। दूसरे का आंसर जो मैंने पूछा था, तो 1996 में बीजेपी की गठबंधन सरकार थी जो कि पीएम बन गए थे अटल बिहारी, और बहुमत ना सिद्ध कर पाने की वजह से 13 दिन में उनकी सरकार गिर जाती है। तो भारत की हिस्ट्री में सबसे छोटा कार्यकाल है, तो बहुत बेस्ट लिखा है, ये भी आंसर अच्छा माना जाएगा। तीसरे का आंसर देखें तो यह रोग का नाम इन्होंने थैलेसीमिया बताया, जो कि एक अनुवांशिक रोग है। और आरबीसी का जीवन काल 120 जो होता है वो घटकर 20 दिन के आसपास हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो इन्होंने बेस्ट लिखा है। अभी तक का सबसे बेस्ट आंसर माना जा सकता है विशाल यादव का, बहुत बेस्ट है। अभी तक का जितने लोगों का मैंने चेक किया सबसे बेस्ट आंसर है ये। अगला आंसर सतीश का है, इनको चेक करते हैं। शिक्षा का अधिकार उन्होंने बताया 21 ए में, 45 में, 45 ए के में, ठीक है मान ले रहे हैं। और जो पर्यावरण का अधिकार है, ये पर्यावरण संरक्षण का, तो 25 में क्यों बार बार लिखा जा रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 48 का ए सही है, और 51 का ए का जी सही है, जी से ग्रीन, ग्रीन से हरा, हरा से पर्यावरण, तो ये भी सही है। लेकिन ये 25 से प्रॉब्लम हो रही है मुझे। ऐसा नहीं है कि सब लोग सही लग रहे हो, मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। 25 नहीं हो सकता। हाँ, आगे बोल रहे हैं कि 51 ए के का और 51 ए जी का अधिक पावरफुल है, क्योंकि यह भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य, नागरिक का कर्तव्य तो पावरफुल कहाँ होगा। कर्तव्य मन करेगा करेंगे, आपका कर्तव्य तो बहुत कुछ बनता है, सारे काम करते हो आप, नहीं करते हो ना। कर्तव्य है नहीं कि जब तक ज़बरदस्ती ना करवाया जाए ना तो कोई नहीं करता है। इंसान बहुत आलसी हो गया है आज के ज़माने का, जब तक उससे ज़बरदस्ती नहीं करवाओ ना तो ना करेगा। तो कर्तव्य बोल दोगे, आपका कर्तव्य आपको करना चाहिए तो हो गया, चलो मेरा कर्तव्य जब मन करेगा करेंगे। और जब एकदम से आदेश आ जाएगा नहीं करना ही, अभी ना करने करे हट नहीं सकते हो, तब तो करना पड़ेगा ना। तो ये पावरफुल नहीं है, ये आंसर पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है, सही नहीं है। दूसरे का आंसर उन्होंने दिया 1996 में चुनाव में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी अटल जी को अपनी सरकार बनाने की दी, और जो कि 13 दिन के अंदर बहुमत नहीं साबित कर पाई और गिर गई। ठीक है, ये आंसर सही माना जाएगा। हाँ, तीसरे का भी आंसर उन्होंने लिखा है कि यह सर थैलेसीमिया रोग है, जो माता पिता या बच्चे दोनों के जीवन में गड़बड़ी के कारण फैलता है, यह एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, सही है, तीसरे का भी आंसर सही है। इन्होंने लिखा है कि सर आज के प्रश्न पहले की अपेक्षा कठिन है,
इसीलिए लग रहा है मुझे कि आंसर बहुत कम आए हैं। कठिनाइयों से डर के भागना ये इंसानों की फितरत नहीं है, ठीक है। कठिनाइयों से लड़ जाना, कठिनाइयों को हरा देना इंसानी फितरत ये है। तो आगे से जो भी क्वेश्चन मिले, हारना डरना नहीं है, हारना नहीं, लड़ना है। तो आगे से ध्यान देना है, क्वेश्चन कितना भी कठिन हो लड़ जाना है, क्वेश्चन से आंसर जरूर देना है, ठीक है। हाँ, जितेंद्र भाई ने भी आंसर बताया था मुझे, जो कि एकदम सही था, लेकिन उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था, उन्होंने एक ही आंसर बताया था, तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर तीनों का आंसर दिए होते तो यहाँ शामिल कर लेते। उन्होंने भी बताया था कि अटल जी की सरकार 13 दिन में क्यों गिरी थी, सही था वो जो बताया था उन्होंने। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन का आंसर सब लोग जरूर लिखिएगा, केवल वीडियो देख कर रख मत दिया करिए, देखा और देखने के बाद लिखने की भी कोशिश करिएगा। 2 ही शब्द लिखिए लेकिन लिखिए, ठीक है। तो शुरू करें आज का क्वेश्चन दें आपको। ये तो जानते हो कि अपने देश में राष्ट्रपति हैं, नाम मात्र के हैं राष्ट्रपति, लेकिन हैं अपने देश में। सारे काम भले प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए किन 3 देशों, मुख्यतः भारत में जो राष्ट्रपति का पद अपने यहाँ काम करता है, राष्ट्रपति जो काम करता है मुख्यतः उसका जो पद में जो विशेषताएं हैं, मुख्यतः किन 3 देशों से संबंधित है और क्या क्या है, समझते हो ना। मुख्यतः राष्ट्रपति का जो अपने यहाँ पद है वो मुख्यतः किन 3 देशों से संबंधित है और क्या संबंधित है, वही आपको बताना है। जो इसकी मुख्य है, उन 3 देशों से ही राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति झलक कर सामने आती है। वो क्या है और कौन कौन से देश से लिया गया है उसे। बात समझ में आया ना। हमने उधार ही तो लिया है अपने पूरे संविधान में, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में भी सारी चीज़ें उधार ही ली होगी। तो उससे मुख्यतः 3 देशों में जो उसके बारे में है, कौन कौन से देश से हमने लिया है राष्ट्रपति के पद के बारे में, और वो क्या है और कौन कौन से देश हैं, इसको बताना है आपको। 2 लाइन से ज़्यादा मत लिखिएगा, ये नहीं कि पूरा रामायण लिखना शुरू कर दें। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा जानवर है जिसकी आंखें उसके शरीर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। आपको बताना है कि वो कौन सा जानवर है जिसकी आंखें उसके शरीर की तुलना में बहुत बड़ी हैं। उस जानवर का नाम बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये आज के क्वेश्चन सरल है, वो कठिन नहीं है, और आपके नंबर अच्छे, मतलब आपके उत्तर अच्छे बना सकते हैं, आपके टॉप पे ला सकते हैं। मोरारजी देसाई जब देश में प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई के समय में देश में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रही थी। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने उस समय देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना उन्होंने लागू किया था, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। जब मोरारजी देसाई देश में पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में आती है, तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। लागू की गई थी उसके बारे में बताना है। तो 3 क्वेश्चन हो गए ना। तीनों के आंसर सोच समझ के बहुत कम शब्दों में बहुत सटीकता से दीजिएगा और अपने से सोच के लिखा करें। आज कुछ एक क्वेश्चन मुझे कई जगह से गलत दिख रहा है, तो उसके बारे में मैं एनालिसिस करूंगा, वैसे गलत ही दिख रहा है मुझे। तो इसका आंसर बताइएगा ज़रूर। अगर चैनल पे पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें।